तो फर्स्ट ऑफ ऑल विल डिस्कस पर्सनालिटी थ्योरी, है ना, जिसका नाम है आपका पर्सनोलॉजी। तो हम पर्सनोलॉजी थ्योरी डिस्कस करेंगे, और पर्सनोलॉजी थ्योरी हेनरी ए मरे ने प्रपोज या डेवलप की थी। तो पर्सनोलॉजी की थ्योरी डेवलप की थी आपकी हेनरी ए मरे ने। मैं आपको बता दूं, ये जो थ्योरी है वो पर्सनालिटी साइकोलॉजी में आपको देखने को मिलती है। साथ ही साथ ये जो पर्सनोलॉजी की थ्योरी है वो मोटिवेशन की थेरीज में भी काउंट की जाती है। वो क्यों की जाती है? क्योंकि इनकी थेरी का नाम नीड थेरी भी है। मतलब पर्सनोलॉजी थेरी जो आपको मैं बता रहा हूँ, डिस्कस कर रहा हूँ, उसका एक और नाम है, जिसका एक और नाम कौन सा? नीड थेरी। तो आप साथ ही साथ में नोट करते जाना कि पर्सनोलॉजी थेरी का दूसरा नाम क्या है? नीड थेरी, है ना। और नीड्स आपको पता है कि हम मोटिवेशन में पढ़ते हैं, इसीलिए ये थेरी हम मोटिवेशन की थेरीज के फॉर्म में भी कभी कभी पढ़ते हैं, बिकॉज ऑफ नीड्स। तो इस थेरी का दूसरा नाम क्या है? नीड थेरी। क्या मैं जो बोल रहा हूँ इतना समझ में आया आपको? यस और नो? यस सर। ओके, क्लियर है ना सबको? साथ में लिखते जाना। पर्सनोलॉजी की जो थेरी है उसका दूसरा नाम है नीड थेरी, है ना। प्रपोज की थी हेनरी ए मरे ने। बेसिकली ये थेरी पर्सनैलिटी की थेरी है, लेकिन कभी कभी या हम बहुत बार मोटिवेशन में भी इसको पढ़ते हैं, बिकॉज ऑफ दी नीड्स। ठीक है, चलो अब जल्दी से एक उसको देख लेते हैं फटाफट से। तो डेवलप्ड बाय हेनरी ए मरे। इसका जो टाइम पीरियड है, ये डेवलप कब हुई थी? 1930s का टाइम था। और पर्सनालिटी साइकोलॉजी में पढ़ते हैं इसको। इसका गोल क्या है इस थेरी का? टू अंडरस्टैंड द होल पर्सन इन कॉन्टेक्स्ट, इंक्लूडिंग देयर बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल एंड सोशियो कल्चरल डायमेंशन। आप देखते हो कि आपने पर्सनालिटी की थेरीज, इतनी सारी पर्सनालिटी की थेरीज हम सबने पढ़ी हैं, है ना। और वहाँ पर रेयर ही ऐसी कोई थेरी मिली होगी जहाँ पर बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, सोशियो कल्चरल फैक्टर्स को एक साथ में इंक्लूड किया गया हो। मतलब जो कॉन्टेक्स्ट, और कॉन्टेक्स्ट बायोलॉजिकल होता है, साइकोलॉजिकल होता है ना, सोशियो कल्चरल होता है ना। जैसे सोशल और कल्चर दोनों के डायमेंशन आ जाते हैं, रेयर ही देखने को मिलती है। आपकी पर्सनोलॉजी की थेरी है, पर्सनोलॉजी की थेरी में हमने होलिस्टिक व्यू पॉइंट को कंसीडर किया है किसी भी पर्सन को अंडरस्टैंड करने के लिए, टू अंडरस्टैंड द होल पर्सन इन कॉन्टेक्स्ट इंक्लूडिंग देयर बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, सोशियो कल्चरल डायमेंशन। तो हमने यहाँ पर सारे कॉन्टेक्स्ट को इंक्लूड किया है एक पर्सन को, या एक इंडिविजुअल की पर्सनालिटी को अंडरस्टैंड करने के लिए। तो आपको बाकी सारी थेरीज और ये वाली थेरी में बेसिक डिफरेंस आपको समझ में आया? ये आपको ज़्यादा कब समझ में आएगा? जब मैं आपको नीड्स पढ़ाऊंगा। एक्चुअली हेनरी मरे ने 27 नीड्स के बारे में डिस्कस किया। हाउ मेनी नीड्स? बोलो कितनी नीड्स थी? 27। 27 नीड्स, है ना। जब 27 नीड्स को आप पढ़ोगे ना तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। इतनी सारी थेरीज, इतनी सारी नीड्स के बारे में उन्होंने डिस्कस किया, जो मैं आपको बताऊंगा आगे। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट एंड डेफिनेशन देखते हैं। पर्सनोलॉजी क्या होता है? पर्सनोलॉजी डेफिनेशन बहुत पर आप बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज करोगे, बहुत अच्छे से ध्यान दोगे। पर्सनोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ इंडिविजुअल एज अ होल। पर्सनोलॉजी का मीनिंग क्या होता है? पर्सनोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ इंडिविजुअल एज अ होल, इंटीग्रेटिंग बायोलॉजी, साइकोलॉजी, इन्वायरमेंट, हिस्ट्री, एटसेट्रा। तो ओवरऑल जो एक इंडिविजुअल जिन सारे कंपोनेंट्स, जिन सारे कॉन्टेक्ट से मिलकर बनता है, उस होल ह्यूमन की या होल इंडिविजुअल, है ना, इंडिविजुअल एज अ होल की जो साइंटिफिक स्टडी है उसको पर्सनोलॉजी बोलते हैं। क्या आपको पर्सनोलॉजी का बेसिक डेफिनेशन समझ में आया कि पर्सनोलॉजी का मतलब क्या होता है? आया तो थम्स अप कीजिए, है ना। पर्सनोलॉजी का सीधा सा मतलब है किसी भी पर्सन की स्टडी करना, किसी भी इंडिविजुअल की स्टडी करना एज अ होल। एज अ होल का मतलब जो जितने भी फैक्टर्स होते हैं उन सभी को हमने कंसिडर कर लिया है। तो इट एम्फेसाइजेस द यूनिकनेस ऑफ द इंडिविजुअल। ये जो पर्सनोलॉजी की जो थेरी है वो एम्फेसाइज करती है कि हर एक इंडिविजुअल यूनिक होता है। द यूनिकनेस ऑफ इंडिविजुअल पर फोकस किया गया है। द डायनामिक इंटरप्ले ऑफ इंटरनल मोटिव्स एंड एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस। देखिए आपको याद होगा कि टी ए टी थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट आपने कभी पढ़ा है, सुना है? प्रोजेक्टिव टेस्ट है ये, थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट। आपको पता होगा यस सर। थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट में सबसे बड़ा नाम मरे का ही है कि नहीं? यस और नो? यस सर। तो आपने यस सर। आपने देखा होगा यहाँ इंटरनल मोटिव्स हैं। इंटरनल मोटिव्स का बेसिकली मतलब नीड्स ही होती हैं। और कौन सी नीड्स? साइकोजेनिक नीड्स। देखो दो टाइप की नीड्स होती हैं।
एक होती है बायोलॉजिकल नीड जिसको विसरोजेनिक नीड्स भी बोलते हैं, बायोलॉजिकल नीड जिसको हम विसरोजेनिक नीड भी बोलते हैं, और दूसरी साइकोजेनिक नीड्स। तो जो साइकोजेनिक नीड्स हैं वो इंटरनल मोटिव्स हैं, और एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस क्या होते हैं, आपने नाम सुना होगा, मैंने भी पहले आपको पढ़ाया है, जिसको बोलते हैं प्रेस, बोलते हैं कि नहीं, प्रेस और नीड। तो जो प्रेस होता है वो एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस होते हैं, और जो इंटरनल मोटिव्स होते हैं वो नीड होते हैं। जब नीड और प्रेस का इंटरेक्शन होता है, जब नीड्स और प्रेस का इंटरेक्शन होता है, तो उसको उसको हम क्या बोलते हैं, थीमा बोलते हैं। ठीक है, तो जिन जिन स्टूडेंट्स के लिए नए टर्म है, वैसे मैंने पढ़ाया है, जिन स्टूडेंट के लिए नए टर्म है उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं सारे जो टर्मिनोलॉजी जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ, नीड्स क्या होती हैं, प्रेस क्या होता है, थीमा क्या होता है, ये मैं आपको बहुत डिटेल में इसी वाली थेरी में, पर्सनोलॉजी की थेरी में आप बहुत बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो यहाँ आपको समझ में आओगा डायनामिक इंटरप्ले होता है इंटरनल मोटिव्स और एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस के बीच में। तो डायनामिक इंटरप्ले का आपको मतलब समझ में आया, आया तो थम्स अप कीजिए, बाकी सारे स्टूडेंट भी कीजिए जिनको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, नहीं आ रहा तो बिल्कुल पूछ सकते हो आप। ठीक है, ये जो पर्सनोलॉजी की जो आप पर्सनालिटी की थ्योरी देख रहे हो, ये बेसिकली ये यहाँ पर हम लॉन्गिट्यूडनल मेथड का यूज़ करते हैं, है ना, द लॉन्गिट्यूडनल स्टडी ऑफ पर्सनस लाइफ। ठीक, अभी स्टेटमेंट है हेनरी मरे का, क्या स्टेटमेंट है, मतलब किसी भी इंडिविजुअल को समझना है, एक्सप्लेन करना है, पर्सनालिटी को उसको समझना है, अंडरस्टैंड करना है, तो इन्होंने क्या बोला है हेनरी मरे ने, अ कॉम्प्रिहेंसिव इडियोग्राफिक एंड डायनामिक स्टडी ऑफ द पर्सनालिटी ऑफ द इंडिविजुअल इन हिज इन्वायरमेंट एंड थ्रू हिज लाइफ हिस्ट्री। मतलब इन्होंने लाइफ की जो हिस्ट्री है उसको भी इंक्लूड किया है पर्सनालिटी को एक्सप्लेन करने के लिए या अंडरस्टैंड करने के लिए। तो इडियोग्राफिक क्यों टर्म यूज़ किया है, क्योंकि उन्होंने पर्सनालिटी को माना है यूनिक, और आपको पता है यूनिक वाली जो बात होती है वो आपको इडियोग्राफिक अप्रोच में देखने को मिलती है। और डायनामिक स्टडी क्यों बोली है, क्योंकि डायनामिक इंटरप्ले होता है नीड्स और प्रेस के बीच में, मतलब इंटरनल मोटिव्स और एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस के बीच में, है ना, जहाँ से थीमा निकल के आता है ना। थीमा क्या होता है, ये थीमा रिफ्लेक्ट करता है पर्सनालिटी को, है ना। इतना आपको समझ में आया तो आप थम्स अप कर सकते हो, बेसिक आपको समझ में आया, यस और नो। बाकी लोग भी बोलेंगे, है ना, क्योंकि सबको समझना है। बोलो सब लोग, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जितने भी हमारे पास आज स्टूडेंट हैं उन सबसे पूछ रहा हूँ मैं, क्या आपको सारी बातें Yes. क्लियर हैं। संजय, सृष्टि, बाकी यस सर। समझ में आ रहा है कि नहीं ये। Yes, sir. हाँ देखो, आपको साथ साथ में बताते जाना है, क्योंकि ये थेरी इंपॉर्टेंट है ना, ये थेरी इंपॉर्टेंट है। देखो जब ये थेरी पढ़ लोगे ना तो टीएटी समझ में आता है हमको, थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट समझ में आता है, क्योंकि वहाँ पर प्रेस होते हैं, वहाँ पर नीड्स होते हैं, तो कौन सी वाली नीड्स होती हैं, प्रेसेस के कौन से टाइप्स होते हैं, फिर थीमा कैसे बनता है, पर्सनोलॉजी का मीनिंग क्या है क्या नहीं है, ये जब अच्छे से समझ लोगे ना तो आप प्रोजेक्टिव टेस्ट जो टीएटी है उसको अच्छे से समझ पाओगे। क्योंकि मॉर्गन और मरे ने टीएटी टेस्ट साथ में मिलकर बनाया था, जिसमें से मरे का इंपॉर्टेंस ज़्यादा है क्योंकि उन्होंने ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया था। मैं जो बोल रहा हूँ रिलेट कर पा रहे हो, यस और नो। Yes, sir. ठीक है, तो फाउंडेशनल अजम्पशंस क्या हैं इस पर्सनोलॉजी थ्योरी के, तो मरे थ्योरी रेस्ट ऑन सेवरल कोर प्रिंसिपल। तो कौन से प्रिंसिपल्स पर ये डिपेंड करती है, फाउंडेशन क्या है इस थ्योरी का, पर्सनोलॉजी का। तो फर्स्ट उन्होंने बताया होलिस्टिक, होलिस्टिक मतलब पर्सनालिटी इज एन इंटीग्रेटेड होल। उन्होंने बोला कि पर्सनालिटी एक चीज़ से मिलकर नहीं बनती है, देर आर मैनी बायोलॉजिकल फैक्टर्स, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, सोशल फैक्टर्स, कल्चरल फैक्टर्स, है ना। तो होलिस्टिक व्यू पॉइंट उन्होंने लिया है। तो पर्सनालिटी इज एन इंटीग्रेटेड होल, रिडक्शन टू ट्रेड्स इज अन इनसफिशियंट। उन्होंने ना ये जो आपकी ट्रेड थेरी है, देखो ट्रेड थेरी अलग होती है और पर्सनोलॉजी अलग है। पर्सनल ट्रेड थेरी के अंदर हम पर्सनोलॉजी नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि जो ट्रेड थेरी होती है ना वो कौन सी अप्रोच फॉलो करती है, नोमोथेटिक अप्रोच फॉलो करती है कि नहीं। आपको देखो मैंने जब पर्सनालिटी पढ़ाया तो पहली बात तो यही बताई थी कि नोमोथेटिक अप्रोच और इडियोग्राफिक अप्रोच क्या होती है। तो जो आपकी पर्सनोलॉजी थेरी है ना वो इडियोग्राफिक अप्रोच फॉलो करती है। मतलब उन्होंने बोला ट्रेड सफिशिएंट नहीं होते, नॉर्मल जो अब जो ट्रेड्स हैं वो सफिशिएंट नहीं हैं,
क्योंकि ट्रेड सारी बातें नहीं बताते हैं, बायोलॉजिकल फैक्टर्स के बारे में बताते हैं, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स के बारे में नहीं बताते हैं, सोशल फैक्टर्स के बारे में नहीं बताते हैं, कल्चरल फैक्टर्स के बारे में नहीं बताते हैं। वो सिर्फ एक इंडिविजुअल के बारे में बता रहे हैं, लेकिन इंडिविजुअल बनता कैसे है, उसकी पर्सनालिटी बनती कैसे, उसके बारे में डिस्कस नहीं करते हैं ट्रेड्स, है ना। आपको होलिस्टिक प्रिंसिपल का मतलब समझ में आया? यस और नो? Yes, sir. बाकी क्यों नहीं बोल रहे हैं? बाकी पढ़ रहे हैं कि नहीं, सुन रहे हैं कि नहीं? यस और नो? यस सर। हाँ, तो साथ साथ में आपको थम्स अप या यस नो में आंसर करना है ना, क्योंकि इंपॉर्टेंट थेरीज होती है, तो मैं उम्मीद करता हूँ सबको बहुत अच्छे से एक एक बात समझ में आए। ठीक, तो दूसरा प्रिंसिपल क्या है आपका? ईडियोग्राफिक प्रिंसिपल। ईडियोग्राफिक जैसे आपको सबको पता है कि हमने स्टार्टिंग में ही बोला कि एक इंडिविजुअल, एक पर्सन यूनिक होता है ना। तो इसी को तो ईडियोग्राफिक अप्रोच बोलते हैं। तो स्टडी ऑफ इंडिविजुअल नॉट जनरल लॉज, फोकस इज ऑन यूनिक लाइफ हिस्ट्रीज। हम किसी की लाइफ अलग अलग होती है, तो हमारी लाइफ की हिस्ट्रीज भी अलग अलग है, तो हमको समझना है तो हमको एज अ यूनिक समझो, उसको ट्रेड्स में कंसिडर मत करो, क्योंकि ट्रेड्स कंपेरेबल होते हैं। और ट्रेड्स कंपेरेबल होते हैं कि नहीं, क्योंकि नोमेथेटिक अप्रोच फॉलो करते हैं। जो जो चीज़ कंपेरेबल है, पर तो यूनिक कैसे हुई? आपको मैं जो बोल रहा हूँ वो समझ में आ रहा है? अकॉर्डिंग टू पर्सनोलॉजी प्रिंसिपल्स समझ आ रहा है कि नहीं? यस और नो? अभी डायनामिक डायनामिक प्रिंसिपल क्या होता है? पर्सनालिटी इज नॉट स्टैटिक। उन्होंने बोला पर्सनालिटी स्टैटिक नहीं होती, इट इज अ कांस्टेंट इंटरेक्शन विद इंटरनल ड्राइव्स एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। देखो, इंटरनल ड्राइव्स मैं अगेन बोल रहा हूँ, जिनको नहीं पता, इंटरनल ड्राइव्स आपकी नीड्स होती हैं। कौन सी नीड्स होती हैं? साइकोजेनिक नीड्स होती हैं। और इन्वायरमेंटल एक्सटर्नल इन्वायरमेंट आपके प्रेस होता है, PRESS प्रेस। ये आपको आगे मैं समझाऊंगा, घबराने की जरूरत नहीं है जिन्होंने पहली बार सुना है। किस किस ने सुना है पहली बार? क्योंकि मैं पहले पढ़ा चुका हूँ। कोई ऐसा स्टूडेंट जिसको नीड और प्रेस और थीमा ये कभी सुना ना हो आपने? मैंने ही सुनाया है। कोई है ऐसा हाँ जिसको सर, मैं नहीं सुना सर। नहीं पता? नहीं पता सर, सुना ही नहीं था इससे पहले। कोई बात नहीं, चलो। वैसे मैंने बताया है, बताया है, मैंने बताया है कि नहीं? क्लास में ही बताया है, इस क्लास में ही बताया है, बताया है कि नहीं? बाकी जितने भी हैं, याद आ रहा है क्या मैंने बताया है? हाँ सर, आपने भी पढ़ाया और 4th सेमेस्टर में भी थी। हाँ, नहीं इस क्लास में पढ़ाया है कि अपना नेट की क्लास में? हाँ हाँ सर, बताए आपने। हाँ वही। टर्म्स बताए। चलो कोई बात नहीं, मैं सबको दोबारा से पढ़ा दूंगा, मतलब जिनको नहीं आता है उनको भी वो सीख लेंगे। बताऊंगा संजय, ठीक है? सारी बातें हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये थ्योरी में ये सारी चीज़ें हैं। तो डायनामिक का मतलब क्या होता है? पर्सनालिटी इज नॉट स्टैटिक, इट्स कांस्टेंट इंटरेक्शन बिटवीन विथ इंटरनल ड्राइव्स एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। मोटिवेशनल, और जैसे मैंने बता दिया कि ये इनकी जो थ्योरी है वो मोटिवेशन में भी पढ़ी जाती है, बिकॉज ऑफ नीड्स। तो मोटिवेशनल प्रिंसिपल भी है। तो ह्यूमन बिहेवियर इज ड्रिवन बाय नीड्स, दे आर लाइक इंटरनल साइकोलॉजिकल फोर्सेज। तो इंटरनल साइकोलॉजिकल फोर्सेज ही तो आपकी नीड्स होती हैं। इंट्रक्शनिस्ट, यहाँ पर इंटरेक्शनिस्ट प्रिंसिपल भी है। इंटरेक्शनिस्ट प्रिंसिपल क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि जो नीड्स हैं, नीड्स पर्सनल होती हैं कि नहीं होती? तभी तो साइकोलॉजिकल होती हैं वो। और साइकोलॉजिकल नीड्स मतलब सब्जेक्टिव नीड्स, सब्जेक्टिव नीड्स मतलब पर्सनल नीड्स, मतलब साइकोजेनिक नीड्स। मैं जो बोल रहा हूँ वो रिलेट कर पा रहे हो आप? तो जो आपकी नीड्स हैं और जो प्रेसेस है, प्रेसेस मतलब समझ लो इन्वायरमेंट, जो इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस हैं, है ना, जो प्रेशर है, और प्रेशर बाहर से आता है ना, ऐसे समझ लो। तो जो नीड्स हैं और जो प्रेसेस है वो आपस में इंटरेक्शन करते हैं, इसीलिए ये प्रिंसिपल इंटरेक्शनिस्ट प्रिंसिपल, मतलब इस प्रिंसिपल को इंटरेक्शनिस्ट प्रिंसिपल बोलते हैं। तो जितने ये टर्म यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे, क्या आपको सारे टर्म समझ में आए अच्छे से? आए तो समझ, आए तो बिल्कुल थम्स अप आप कर सकते हो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। आए समझ में? यस सर। देखो, जिन्होंने पहली बार पढ़ी है उनको बोलना है। संजय समझ में आ रहा है ना? तो सबको साथ साथ में बोलना है, ठीक है? तो स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनालिटी इन पर्सनोलॉजी, मतलब पर्सनालिटी बनती कैसे, उसका स्ट्रक्चर क्या है अकॉर्डिंग टू पर्सनोलॉजी, है ना? तो मरे कॉन्सेप्चुलाइज पर्सनालिटी एज अ कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ वेरिएबल। उन्होंने बोला कि पर्सनालिटी बनती कैसे है? कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ वेरिएबल से, इंटरेक्टिंग डायनामिकली। की कंपोनेंट्स, यहाँ पर दो टाइप के कंपोनेंट्स उन्होंने डिस्कस किए हैं।
पहला तो नीड्स। नीड्स क्या होती है? नीड्स को हम साइकोजेनिक नीड्स भी बोलते हैं, और इनकी थ्योरी में सबसे इंपॉर्टेंट साइकोजेनिक नीड्स ही हैं, क्योंकि दो टाइप की नीड्स उन्होंने बताई, एक बायोलॉजिकल नीड्स जिसको बेसोजेनिक नीड्स बोलते हैं, है ना, और एक साइकोलॉजिकल नीड्स जिसको साइकोजेनिक नीड्स बोलते हैं। तो इनकी थ्योरी में जो प्राइमरी फोर्सेस है, जो ड्राइविंग फोर्सेस हैं, वो क्या हैं? कौन सी वाली नीड्स है? सभी लोग बोलेंगे एक साथ में, कौन सी नीड्स हैं? बोलो। साइकोजेनिक। साइकोजेनिक नीड्स हैं। बाकी लोग साइको हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। मेरी मेरी जो वॉइस है वो देर से पहुंच रही है क्या सभी के पास? मैं थोड़ा सा रिस्पॉन्स करने में थोड़ा टाइम लगता है ना, सुन के क्या पूछा है फिर समझ के फिर आंसर करेंगे ना। क्या बोल रहे हो संजय? हाँ सर, सुनाई देता है ना सर, उसके बाद सोचना पड़ता है ना, फिर समझ के फिर आंसर करेंगे, थोड़ा टाइम लग जाता है तो थोड़ा सा अच्छा, हो जाता है। रिएक्शन टाइम। ठीक है। हाँ, चल, रिएक्शन टाइम सबको मौका देना चाहिए ना कि कौन पहले बोल रहा है करके, वो सही। क्लास वाले स्टूडेंट है ना हम लोग। चलो चलो, तो बेसिकली हाँ, ये कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि साइकोजेनिक नीड्स को इम्पोर्टेंस यहाँ पर दिया गया है ना। बायोलॉजिकल नीड्स या बिसरोजेनिक नीड्स को उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दिया गया है, लेकिन ये भी नीड्स होती हैं। ये सारी जो नीड्स आपको दिख रही हैं, चाहे बायोलॉजिकल हो या साइकोलॉजिकल हो, ये दोनों टाइप की नीड्स ना, टोटल 27 नीड्स के बारे में डिस्कस किया था उन्होंने, किन्होंने? हेनरी मरे ने, जिसमें साइकोजेनिक और बिस्ट्रोजेनिक दोनों को इंक्लूड किया था। लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ सबसे इंपॉर्टेंट नीड्स अकॉर्डिंग टू हेनरी मरे कौन सी वाली नीड्स थी? साइकोजेनिक नीड्स थी। ठीक है। तो द सेंट्रल ड्राइविंग फोर्सेस ऑफ बिहेवियर, डेफिनेशन क्या है? अ नीड इज अ फोर्स इन द ब्रेन दैट ऑर्गेनाइज परसेप्शन, क्रिएट्स टेंशन एंड ड्राइव्स बिहेवियर। नीड क्या होती हैं? ये ऐसे फोर्सेस होते हैं जो परसेप्शन को ऑर्गेनाइज करते हैं, है ना, टेंशन क्रिएट करते हैं और बिहेवियर को ड्राइव करते हैं। तो नीड्स कैन बी बायोलॉजिकल, जिसको फिजियोलॉजिक बोलते हैं, जैसे हंगर, थर्स्ट, स्लीप, सेक्स। और बायोलॉजिकल साइकोलॉजिकल नीड्स को साइकोजेनिक नीड्स भी बोलते हैं, जैसे एम्बिशन, स्टेटस, एफिलिएशन, डोमिनेंस, ऑटोनॉमी, एग्रेशन, एटसेट्रा। अभी मैं बहुत अच्छे से आपको ये 27 की 27 साइकोजेनिक नीड्स बता रहा हूँ, तो सभी लोग बहुत ध्यान से यहाँ पर देखेंगे। सभी लोग तैयार हैं? यस सर। जी। यस। और अगेन देखो, मैं एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ, उसको ध्यान रखना कि जो आपकी मैकलीलैंड का नाम सुना है आप सभी ने? मैकलीलैंड। यस सर। तो मैकलीलैंड ने मैकलीलैंड की नीड थ्योरी है ना, मैकलीलैंड ने कौन सी वाले नीड्स के बारे में डिस्कस किया था? नीड फॉर अफिलिएशन, सर नीड फॉर तीन नीड पावर, नीड बताई फॉर थी। अचीवमेंट, है ना। नीड फॉर अचीवमेंट, नीड फॉर पावर, नीड फॉर अफिलिएशन, तीन नीड के बारे में बताया उन्होंने। और सबसे ज़्यादा जो उन्होंने इंपॉर्टेंट नीड बताई, है ना, वैसे तीनों इंपॉर्टेंट, लेकिन सबसे ज़्यादा जो जिसके बारे में डिस्कस किया मैकलीलैंड ने, वो नीड फॉर अचीवमेंट है कि नहीं? ये वाली बात पता है कि नहीं? यस सर। तो यहाँ भाई ये वाली बात याद रखनी है कि जो मैकलीलैंड है ना, मैकलीलैंड इन्हीं से इंस्पायर्ड थे। किन से इंस्पायर्ड थे? हेनरी मरे से इंस्पायर्ड थे इन्होंने। तभी मैकलीलैंड ने सबसे ज़्यादा काम अचीवमेंट मोटिवेशन पर किया। मैं जो बोल रहा हूँ उसको याद रखना, मतलब ये हेनरी मरे की जो पर्सनोलॉजी की थ्योरी है, जो साइकोजेनिक नीड्स है, उसमें से नीड फॉर अचीवमेंट है, क्योंकि नीड फॉर अचीवमेंट के बारे में हेनरी मरे ने पहले बताया, और इन्हीं की थ्योरी से इंस्पायर्ड होके मैकलीलैंड ने अचीवमेंट मोटिवेशन पर काम किया। मैं जो बोल रहा हूँ वो समझ में आया आपको? यस और नो? यस सर। हाँ चलो, समझ में आ रहा है ना सबको? ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन आप याद रखोगे तो आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। ठीक है। तो 27 साइकोजेनिक नीड्स क्या हैं? पहले तो ये बताओ सारे स्टूडेंट, मेरी स्पीड मेरी स्पीड ज़्यादा तो नहीं है? सबको समझ में आ रहा है ना? यस सर। ऐसा तो नहीं है मैं स्पीड में यस सर। चल रहा हूँ? देखो इतनी स्पीड तो रखना पड़ेगी, फिर भी आप बोलोगे तो कम कर लूँगा, लेकिन मुझे लगता है कि ठीक है। आपको भी लगता है? अरे यस। यस सर। हाँ, देखो जब मैं थोड़ा सा स्लो चलेंगे तो फिर ज़्यादा कवर नहीं कर पाएंगे, इसलिए थोड़ा सा मुझे स्पीड में चीज़ें करना पड़ती हैं। चलो, तो फर्स्ट जो आपकी नीड है वो है अचीवमेंट, जिसको NACH बोलते हैं, मतलब नीड फॉर अचीवमेंट। एन का मतलब होता है नीड, ACH मतलब अचीवमेंट। तो पहली नीड उन्होंने अचीवमेंट बताया। अचीवमेंट का डिस्क्रिप्शन आप देख लो, अचीवमेंट क्या होता है? टू अकम्प्लिश डिफिकल्ट टास्क, सरपास अदर्स एंड एक्सेल। जब आप किसी भी टास्क में मास्टरी अचीव कर लेते हो, डिफिकल्ट टास्क को बहुत अच्छे से कर लेते हो, एक्सेल उसमें आप अचीव कर लेते हो, है ना। अकम्प्लिशमेंट जिसको हम बोल रहे हैं, वो नीड फॉर अचीवमेंट है। ये पहला इन्होंने बताया। दूसरा बोला अफिलिएशन।
ठीक है, तो अफिलिएशन क्या होता है? टू फॉर्म रिलेशनशिप्स, सॉरी फ्रेंडशिप्स, आपको पता है रिलेशनशिप्स भी आपका एफिलिएशन ही है, ठीक है। टू फॉर्म फ्रेंडशिप, पार्टिसिपेट्स इन ग्रुप्स, मेंटेन प्लीजेंट सोशल रिलेशंस। तो मुझे लगता है हर किसी को अफिलिएशन का मतलब समझ में आता होगा। अफिलिएशन का सीधा सा मतलब होता है बिलोंगिंगनेस। जब आप दोस्तों के साथ रहते हो तो दोस्तों के साथ बिलोंगिंगनेस महसूस करते हो कि नहीं, फील करते होगे, है ना। जब किसी ग्रुप में जाते होगे, जो आपका ग्रुप होगा, तो बिलोंगिंगनेस फील होता होगा आपको, है ना। या फिर कोई भी सोशल रिलेशन है जो आपको प्लीजेंट महसूस करा रहा है, आपको अच्छा महसूस करा रहा है ना, आपको वर्दी महसूस करा रहा है, मतलब वैल्यूएबल पर्सन हो आप, ऐसा फील करा रहा है, ऐसा कोई भी रिलेशन या फिर ऐसी कोई भी बिलोंगिंगनेस, जिसको उसको क्या बोलते हैं? एफिलिएशन बोलते हैं। तो एफिलिएशन आपको समझ में आ रहा है? यस और नो? यस सर। है ना। देखो मैं आपको सारी नीड्स एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ, यस। ठीक है। तो तीसरी नीड है वो अग्रेशन। अग्रेशन क्या होता है? टू अटैक, इंजर, पनिश और ब्लेम अदर्स, टू एक्सप्रेस एंगर, है ना। अग्रेशन तो आप सभी को पता है कि अग्रेशन क्या होता है। ऑटोनॉमी, ऑटोनॉमी क्या होता है? टू रेजिस्ट इन्फ्लुएंस और कोएर्जन, टू बी इंडिपेंडेंट एंड सेल्फ डायरेक्टेड। मतलब जब हमारे ऊपर किसी और का इन्फ्लुएंस नहीं होता, हम किसी से डोमिनेट नहीं होते, हम किसी पर डिपेंडेंट नहीं होते, है ना, हम सेल्फ डायरेक्टेड होते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? ऑटोनॉमी। तो ऑटोनॉमी भी आपकी एक क्या है? साइकोजेनिक नीड है। ऑटोनॉमी समझ में आया आपको? है ना, क्लियर होगा आपको। यस सर। पांचवा जो नीड है वो है ब्लेम अवॉइडेंस। कौन सा? ब्लेम अवॉइडेंस आपका पांचवा नीड है। ब्लेम अवॉइडेंस क्या होता है? टू अवॉइड ब्लेम, एम्बेरसमेंट और पनिशमेंट, है ना। टू अवॉइड ब्लेम, एम्बेरसमेंट और पनिशमेंट, मतलब आप पनिशमेंट से बचना चाहते हो, एम्बेरसमेंट से बचना चाहते हो, ब्लेम से बचना चाहते हो, है ना। ये जो नीड है ना, उसको ब्लेम अवॉइडेंस बोलते हैं, नाम से ही पता चल रहा है। यस और नो? यस। देखो यहाँ पर एक बात याद रखना, एग्जाम में ना आपको ये सारी नीड्स पढ़ के जाना है, क्योंकि एग्जाम में आपको देखने को मिलती है, बोलते हैं कौन सी वाली नीड है या कौन सी वाली नीड नहीं है। तो आपको पूरी लिस्ट समझ में आना चाहिए, जिससे कि आप एलिमिनेशन टेक्निक का यूज़ कर पाओ। मैं जो बोल रहा हूँ वो समझ में आ रहा है कि नहीं? यस और नो? कम से कम 4 बार तो पढ़ना, कि हाँ ये आपको इतना दिमाग में रहे कि ये वाली नीड इधर है, ये वाली नीड यहाँ पर नहीं है। चलो, अभी जो नेक्स्ट नीड है आपकी 6 नंबर की नीड है, वो है आपकी काउंटर एक्शन। काउंटर एक्शन, काउंटर एक्शन क्या होता है? टू डिफेंड्स वंस ओनर, ओवरकम फेलियर, मेंटेन सेल्फ रिस्पेक्ट, है ना। जब हम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को मेंटेन करके रखते हैं, फेलियर्स को ओवरकम कर लेते हैं, हमारा जो ऑनर है ना, उसके खिलाफ हम वैसी चीज़ें करते हैं, मतलब हमारे ऑनर को ठेस ना पहुंचे, हमारी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है उसको ठेस ना पहुंचे, है ना, उसको दुख ना हो, वो सेल्फ एस्टीम बनी रहे, है ना। तो ये एक साइकोजेनिक नीड है कि नहीं? यस और नो? इसको बोलते हैं काउंटर एक्शन। काउंटर एक्शन का सीधा सा मतलब है हमारी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है वो मेंटेन करने के लिए हम मोटिवेट होते हैं, हमारा जो फेलियर है उससे ओवरकम करने के लिए मोटिवेट होता है ना। जो हमारे ऑनर है उसको कोई वो चोट पहुंचती है तो उसको डिफेंड करने के लिए हम मोटिवेटेड होते हैं। तो नीड्स आपको मोटिवेट ही तो करती हैं कि नहीं करती? चाहे यस। बायोलॉजिकल नीड्स हो चाहे साइकोलॉजिकल नीड्स हो। चलो, काउंटर एक्शन आप सभी को समझ में आ गया होगा कि काउंटर एक्शन क्या होता है। नेक्स्ट नीड है आपकी डेफरेंस। नेक्स्ट नीड है आपकी डेफरेंस। ध्यान रखना ये इंपॉर्टेंट है, इस पर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। देखो एग्जाम में वैसी नीड्स पूछी जाती हैं जो डिफिकल्ट होती हैं, है ना, जिनको आप एलिमिनेशन टेक्निक से कर नहीं पाते हो। तो आपका ना जो आपके दिमाग में है ना, बिल्कुल घंटी बजना चाहिए कि ये तो पूछेंगे ही, क्योंकि सिंपल वाले तो एलिमिनेशन हम कर पाते हैं, डिफिकल्ट वाले नहीं कर पाते। तो ये वाला एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है ना, क्योंकि एक बार पूछा गया था। डिफरेंस क्या होता है? टू एडमायर एंड सपोर्ट अ सुपीरियर पर्सन और अथॉरिटी, ठीक है। जो सुपीरियर पर्सन होता है, जो अथॉरिटी होता है, आप उसकी तारीफ भी करते हो, है ना। अथॉरिटी, ध्यान रखना, अथॉरिटी हमेशा, अथॉरिटी जब जैसी दिमाग में आए
तो अथॉरिटी को ना नेगेटिव एटीट्यूड नहीं लेके आना नेगेटिव अथॉरिटी के लिए, मतलब अथॉरिटी सिर्फ मारने पीटने वाला इंसान नहीं होता है। एक इन्फ्लुएंशियल पर्सन भी, एक पावरफुल पर्सन भी, एक मोरल पर्सन भी, मोरालिटी जिसके अंदर हो वो भी एक अथॉरिटी होता है कि नहीं होता? और हमें तारीफ करने का हमारे अंदर से आता है कि नहीं कि क्या इंसान है, बहुत बढ़िया, आता है कि नहीं अंदर से? यस और नो? अरे बोलो। यस सर। इसको बोलते हैं डिफरेंस। ठीक है। अभी हो गया डोमिनेंस। डोमिनेंस क्या है? डोमिनेंस भी एक नीड है, टू कंट्रोल, इन्फ्लुएंस और डायरेक्ट अदर्स टू गेन पावर। फिर है एग्जीबिशन। एग्जीबिशन क्या बोलता है? टू अट्रैक्ट अटेंशन टू वन सेल्फ, टू एक्साइट, अम्यूज और इम्प्रेस अदर्स, है ना? मतलब जब अपने आप को हम प्रेजेंट करते हैं, क्यों कर रहे हैं प्रेजेंट? क्योंकि लोग हमसे अट्रैक्ट हों, लोग हमारे पास आए, है ना? एग्जीबिशन तभी तो करते हैं। एग्जीबिशन नाम से पता चल रहा है, एग्जीबिशन को हिंदी में बोलते हैं प्रदर्शन। यस और नो? क्या आपको समझ में आ रहा है मैं जो बोल रहा हूँ? यस सर। ठीक है। यस। फिर नेक्स्ट आपकी जो नीड है टेंथ, उसको बोलते हैं हार्म अवॉइडेंस। हार्म अवॉइडेंस नाम से पता चल रहा है, टू अवॉइड पेन, फिजिकल इंजरी और डेंजर। नेक्स्ट आपका जो नीड है 11th नीड है इन इन इन्फ अवॉइडेंस, इन्फॉइडेंस, है ना? इसको शॉर्ट में पढ़ोगे तो इन्फ पढ़ना फिर अवॉइडेंस पढ़ना, तो आपको समझ में आ जाएगा इन्फॉइडेंस क्या होता है। इन्फॉइडेंस क्या होता है? टू अवॉइड ह्यूमिलेशन और बीइंग रिडिक्यूल्ड। मतलब हमारे अंदर जो ह्यूमिलेशन जो है, जो रेडिक्यूल जो है, मतलब जिससे हमें ह्यूमिलेशन फील हो, है ना, बहुत बुरा फील हो, क्या बोलते हैं इसको, एम्बेरसमेंट फील ना हो, उसको हम अवॉइड करने जो उसको हम अवॉइड करने की हमारे अंदर नीड होती है, इनको बोलते हैं इन्फॉइडेंस। इन्फॉइडेंस समझ में आ रहा है? टू अवॉइड ह्यूमिलेशन और बीइंग रेडिक्यूल्ड। मतलब समझ पा रहे हो ना? जब हम एम्बेरसमेंट फील करते हैं, एम्बेरस फील करते हैं, तो हर कोई भी ऐसा नहीं चाहता है कि वो एम्बेरसमेंट फील करे। तो जो उसको अवॉइड करने की नीड है ना, उसको इन्फॉइडेंस बोलते हैं। क्या मैं जो बोल रहा हूँ वो समझ में आ रहा है? यस और नो? यस। नेक्स्ट नीड है यस आपकी, सर। नेक्स्ट नीड है नर्चरेंस। नर्चरेंस नाम से पता चल रहा है, टू हेल्प, प्रोटेक्ट और केयर फॉर अदर्स, स्पेशली दोज इन नीड्स, है ना? जब हमारे अंदर नीड होती है ना, दूसरों की हेल्प करें, हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं उन्हें, वो नर्चरेंस। फिर नेक्स्ट है आपका ऑर्डर। नेक्स्ट नीड है आपका ऑर्डर। ऑर्डर क्या होता है? टू अरेंज, ऑर्गेनाइज एंड बी नीट एंड सिस्टमेटिक, ये ऑर्डर वाली नीड है। फिर है प्ले। प्ले की भी नीड है, टू रिलैक्स, हैव फन एंड एंजॉय प्लीजेंट एक्टिविटीज, ये प्ले है। फिर है रिजेक्शन। रिजेक्शन, देखो मैं एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ, इसको आप एडिशनल नॉलेज है, इसको आप बहुत ध्यान से सुनना। जो टीएटी है ना, थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट, वहाँ पर नीड फॉर अचीवमेंट आपको ज़्यादा देखने को मिलता है, मतलब क्या बोलता है, टीएटी में ज़्यादा देखने को मिलता है नीड फॉर अचीवमेंट, और आपको रिजेक्शन भी देखने को मिलता है। इतने सारे नीड्स में से आपको अचीवमेंट देखने को मिलता है, मतलब अचीवमेंट एक इम्पॉर्टेंट नीड है टीएटी में, और दूसरा रिजेक्शन भी है। इसको आप याद रखना। मैं जो बोल रहा हूँ समझ आ रहा है आपको? यस और नो? यस सर। तो रिजेक्शन क्या होता है? टू एक्सक्लूड और रिमेन अलूफ फ्रॉम अदर्स, टू एक्सप्रेस हॉस्टिलिटी, है ना? मतलब हम रिजेक्शन से बचना चाहते हैं, तो हम क्या करते हैं? लोगों के साथ घुलते मिलते नहीं हैं। हम लोगों से क्या करते हैं? दुश्मनी करके रखते हैं, हम अच्छा सा व्यवहार नहीं करते, क्योंकि हम अच्छा व्यवहार करेंगे, ठीक है, तो हो सकता है लोग हमारे पास आए, और जब वो हमारे पास आते हैं तो हो सकता है वो हमको पसंद ना करें। इसलिए हॉस्टिलिटी वाला बिहेवियर दिखाते हैं, है ना? वो वाली जो नीड होती है, जिससे कि वो दूसरों से अलूफ रहे। अलूफ मतलब होता है डिसइंटरेस्ट, मतलब जिसके अंदर इंटरेस्ट लोगों के साथ, मतलब ऐसे लोग जिनको दूसरे लोगों में इंटरेस्ट नहीं होता, उसको अलूफ बोलते हैं। तो रिजेक्शन आपको समझ में आ रहा है मैं क्या क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ? यस और नो? सर। हाँ।
ये पास्ट एक्सपीरियंसेस की वजह से भी हो सकता है ना, कि बिल मतलब उनको पास्ट में उन्होंने अवेलेबिलिटी रही हो और लोगों ने उनका फायदा उठाया हो, तो इसलिए वो अलूफ हो गए हो। बिल्कुल आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है ना। तो ये भी आपका रिजेक्शन भी बेसिकली जो सोनाली बोल रहे हैं वैसे ही आता है। हर कोई क्यों एक दूसरे को, मतलब वो वाली नीड कहाँ से आएगी, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें हम हमारे पास एक्सपीरियंसेस से भी आती है। चलो, रिजेक्शन आप सभी को समझ में आ गया। नेक्स्ट है सेंसियंस। ये सेंटेंस नहीं है, ध्यान से पढ़ना। सेंसियंस है। सेंसियंस क्या होता है? टू सीक एस्थेटिक और सेंसुअल एक्सपीरियंसेस। टू सीक एस्थेटिक, एस्थेटिक मतलब ब्यूटीफुल, और सेंसुअल एक्सपीरियंसेस। सेंसुअल एक्सपीरियंसेस मतलब ब्यूटी हो गया, आर्ट हो गया, म्यूजिक हो गया, टेक्टाइल प्लेजर हो गया। मतलब हम जब हर चीज़ में को है ना बहुत सुंदर बना देते हैं ना, चाहे हमारे डाइनिंग टेबल हो, चाहे हमारा बेडरूम हो, चाहे हमारा गैलरी हो, कुछ भी हो, बहुत सुंदर से बनाते हैं। ये हमारे अंदर नीड होती है, उसको बोलते हैं सेंसियंस। क्या आपको सेंसियंस समझ में आया? यस और नो? यस। देखो, इन्होंने सेक्स की भी बात करी है। टू एंगेज इन सेक्सुअल एक्टिविटी और सीक सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन, इसके बारे में भी उन्होंने बताया है कि एक नीड होती है। फिर नेक्स्ट है आपकी सकरेंस। सकरेंस, सकरेंस क्या होता है? टू सीक हेल्प, प्रोटेक्शन और सपोर्ट फ्रॉम अदर्स। हमारे अंदर ये वाली नीड भी होती है कि हमें लोगों से हेल्प मिले, लोग हमारी रक्षा करें, लोग हमें सपोर्ट करें। ये वाली नीड जब हमारे अंदर होती है तो उसको बोलते हैं सकरेंस। क्या आपको सकरेंस समझ में आया? यस और नो? उसके बाद जो नीड है वो है कॉग्निजेंस। कॉग्निजेंस, कॉग्निजेंस को अंडरस्टैंडिंग भी बोलते हैं, लेकिन टेक्निकल जो टर्म है वो कॉग्निजेंस है। ठीक है, समझाने के लिए अंडरस्टैंडिंग लिखा है उधर। तो कॉग्निजेंस आप याद रखना, उसका मतलब अंडरस्टैंड होता है, अंडरस्टैंडिंग होता है। मतलब क्या होगा इसका? टू एक्सप्लोर, आस्क क्वेश्चंस, सीक नॉलेज एंड कॉम्प्रिहेंड। जब आप एक्सप्लोर करते हो, दुनिया को समझने की कोशिश करते हो, नया नया सीखते हो कि ये क्या है, क्यों है, क्यूरियोसिटी जो आपके अंदर होती है ना, उसको बोलते हैं कॉग्निजेंस। क्या आपको कॉग्निजेंस समझ में आया? यस और नो? सबको समझ में आ रहा है ना नीट से? देखो, वैसे तो सामने लिखी है, लेकिन मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ तो वो मेरे तरफ से वो चीज़ें ठीक हो जाती हैं, है ना, और आपको भी अच्छा लगता होगा। देन है कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन क्या होता है? टू बिल्ड और क्रिएट ऑर्गेनाइज प्रोडक्ट। आपको, आपके अंदर एक इनेट नीड होती है कि चीज़ों को आप व्यवस्थित करके एक, मतलब कंस्ट्रक्शन करो आप, है ना, बिल्ड करो, क्रिएट करो आप। फिर है एक्विजिशन। एक्विजिशन क्या होता है? टू ऑब्टेन पोजेशन, मटेरियल गुड्स और वेल्थ। मतलब हमारे पास पैसा हो, है ना, जो जो हमारे पास बस सोचते हैं ना, पैसा, बंगला, गाड़ी, ये वो सब कुछ होना चाहिए, तो हम इकट्ठा करना चाहते हैं, है ना, ऑब्टेन करना चाहते हैं, समेट समेट रखना चाहते हैं चीज़ों को। तो वो भी एक नीड है जिसको एक्विजिशन बोलते हैं। मैं जो बोल रहा हूँ वो समझ आ रहा है? फिर है आपका रिटेंशन। रिटेंशन क्या होता है? रिटेंशन मतलब क्या होता है? टू रिटेन और हार्ड पोजीशन एंड रिसोर्सेज। रिटेंशन मतलब वही, एक्विजिशन मतलब होता है ऑब्टेन करना, और रिटेंशन मतलब होता है समेटना। समेटना मतलब इकट्ठा करना, कि कुछ भी पुराना होता है, कुछ भी होता है, हमको लगता है हमारे काम का है। HOARD, हॉर्ड का मतलब होता है कि जब हम चीज़ों को इकट्ठा कर लेते हैं ना, कुछ लोगों की पर्सनालिटी कैसी होती है, ये वाली ऐसी हॉर्ड पोजीशन वाली पर्सनालिटी होती है। मतलब वो कचरा, कूड़ा, कुछ भी पुरानी पुरानी चीज़ों को संभाल के रखते हैं अपने घर में, तो उनका घर ना ओसीडी। कबाड़ खाना लगता है। सर ओसीडी। हाँ, वैसा ही है, बिल्कुल सही बोल रहा हूँ। मतलब हाँ सर, देखते हो होल्डिंग है ना उसमें। क्या? होल्डिंग आता है ना ओसीडी में। बिल्कुल आता है। जैसे मतलब मैं सारे बच्चों को इसलिए बता रहा हूँ कि हो सकता है उन्होंने ना सुना हो। जैसे आपने देखा होगा कुछ लोगों को जो 20 साल पुराना भी ना, कुछ भी चीज़ है, कुछ भी है, उसको अपने घर में संभाल संभाल के रखते हैं। तो घर में चलने की जगह नहीं है, लेकिन आपको वो चीज़ें संभाल संभाल के रखना है, तो उनका घर कबाड़ खाना लगता है। कभी कभी आपने ऐसे लोग देखे होंगे। सर मेरे पास एक एग्जांपल है। कौन है? मेरी फ्रेंड थी, उसके हाँ। बैग में से हमेशा आवाज आती थी पन्नी की, हम सोचते थे चॉकलेट है। एक बार वो गई, हमने देखा तो वो कुछ नहीं करती थी, वो चॉकलेट की जो पन्नियां होती थी उसकी डॉल बना के रखती थी। और उसने पूरा आगे का पूरा बॉक्स भर रखा था वो डॉल बना बना के। पूछा नहीं क्यों करा ऐसे?
उसको अच्छा लगता था, बस वो पन्नियाँ हम भी खाते थे तो वो पन्नी ले लेती थी हमसे, उसकी डॉल बना के बैग में रखती थी। ठीक है, बढ़िया है। तो रिटेंशन का मीनिंग आप सभी को समझ में आया? मतलब हम चीज़ों को संभाल संभाल के रखते हैं, है ना। और बहुत टू मच हो जाता है ना तो फिर गड़बड़ हो जाती है। गड़बड़ कैसे होती है? हमारा घर कूड़ा खाना लगता है कि नहीं, व्यवस्थित नहीं लगता, हम कुछ भी रख देते हैं। जैसे अब आपने तो कुछ लोग देखे होंगे, किताबें हैं ना, दूसरी क्लास मतलब जब वो दूसरी कक्षा में थे, सेकंड क्लास में थे, उसकी भी किताबें आज उनके पास हैं, जबकि वो आज पीएचडी उनकी कंप्लीट हो गई है, वो एक प्रोफेशन में है, लेकिन दूसरी क्लास की किताबें भी उनके पास रखी हैं। ठीक है, ऐसे लोग भी होते हैं कि नहीं मेरे तो बच्चे के काम में आएगी। अब बच्चा कहाँ और तुम कहाँ, लेकिन लोगों को समझ नहीं आता, वो संभाल संभाल के रखते हैं, बेचते भी नहीं है। ऐसा होता है, यस और नो? सिलेबस ही अपडेट हो जाएगा तब तक तो। हाँ, लेकिन लोगों से छूटता नहीं है चीज़ें। चलो, रिटेंशन का मीनिंग आप सभी को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आपकी जो नीड है वो है रिकॉग्निशन। रिकॉग्निशन, तो रिकॉग्निशन भी है, अब ऑब्वियस सी बात है, एक नीड है, एक साइकोजेनिक नीड है, टू गेन सोशल अप्रूवल, स्टेटस, फेम और प्रेस्टीज। उसके बाद है सेंटीमेंट। सेंटीमेंट भी एक नीड है, टू फॉर्म लास्टिंग इमोशनल अटैचमेंट और लॉयल्टीज, है ना, टू फॉर्म लास्टिंग इमोशनल अटैचमेंट्स और लॉयल्टीज। मतलब ये कुछ ऐसा है कि हमारे अंदर वैसी नीड होती है कि जब हम किसी से मिलते हैं ना, तो हमारे अंदर ऐसी नीड होती है कि लोगों पर इम्पैक्ट हो हमारा, लोगों पर हमारा इम्पैक्ट हो, है ना। मतलब वैसा जो इमोशनल अटैचमेंट है ना, वो जो लॉन्ग लास्टिंग वाला जो इमोशनल अटैचमेंट होता है, वैसा हम हमारे अंदर नीड होती है कि हम लॉयल्टीज़ और बाकी सारी चीज़ें, उसको बोलते हैं सेंटीमेंट्स। सेंटीमेंट समझ में आया आपको, यस और नो? आ रहा है कि नहीं समझ में? सिंपल सिंपल है ना। फिर है अबेसमेंट। अबेसमेंट क्या होता है? ये बहुत अच्छी नीड है, अबेसमेंट। अब अच्छी बुरी आप बताना क्या है? टू सरेंडर, कन्फेस इन्फीरियोरिटी, सबमिट पेसिवली और एक्सेप्ट ब्लेम। क्या अच्छी तो नहीं है? मतलब ये वैसा है जब हम सरेंडर कर देते हैं, जब हम कन्फेस कर देते हैं, है ना, हमारी जो इन्फीरियोरिटी है उसको कन्फेस कर देते हैं, हम सबमिट कर देते हैं अपने आप को, है ना, और ब्लेम को हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। मतलब आपने देखा होगा कि हमारी जो मम्मियाँ होती हैं या जो लड़कियाँ होती हैं, यूजुअली इंडियंस, आप देखते हो, है ना, आप लोगों में से आपने देखा होगा, मम्मी ने घर घर में परवरिश ही ऐसे होती है कि बेटा तुम्हारी गलती नहीं हो फिर भी मान लेना। ऐसा होता है, मतलब सिखाया जाता है ना लड़कियों को। हाँ सर, हर घर में सिखाते एक्सेप्टेंस। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये अबेसमेंट है बेसिकली। फिर है कॉन्ट्रेरियंस। फिर क्या है? कॉन्ट्रेरियंस। ये क्या होता है? टू डू द अपोजिट ऑफ व्हाट इज एक्सपेक्टेड, टू रेसिस्ट कन्वेंशन। जैसे कुछ लोगों ने, जैसे ये वाली बात है कि लड़कियों को सिखाया जाता है कि तुम्हारी गलती हो तब भी क्या करना है, आपको मान लेना है। तो कभी कभी क्या होता है कि हमारी गलती भी होती है ना, तब भी नहीं मानते हम, या फिर हमसे जो बोला जाता है ना, बिल्कुल वो तो काम बिल्कुल नहीं करेंगे हम। क्यों? क्योंकि हम अपनी आइडेंटिटी को बचाना चाहते हैं। भले ही कर लेंगे बिना, मतलब जब कोई रिक्वेस्ट करेगा या फिर कोई बोलेगा नहीं तो हम कर लेंगे, लेकिन किसी ने बोला कि करना ही पड़ेगा, तो हमारे अंदर नीड नीड होती है अपोजिशन वाली, जिसको बोलते हैं कॉन्ट्रेरियंस। मैं जो बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है? ये होता है कि नहीं होता? क्यों? क्योंकि हम अपनी आइडेंटिटी बताना बचाना चाहते हैं, इसको कॉन्ट्रेरियंस बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए, अ, चलो मैं एग्जांपल नहीं दे रहा हूँ आप लोग समझ ही गए होंगे, ठीक है? समझ गए कि नहीं, यस और नो? वैसे बोलोगे तो दे सकता हूँ, लेकिन आप लोगों को समझ में आ गया, आ गया कि नहीं? सर यही करते हैं सब। हाँ, ठीक है। मतलब देखो, अच्छा भी है, अब देखो अच्छा बुरा तो सिचुएशन पर डिपेंड करता है। तो हमको कॉन्ट्रेरियंस वाली जो नीड है वो कहाँ करनी है, किसके सामने करनी है, कौन सी सिचुएशन है, मतलब वो ये नीड कब निकल के आ रही है, वो भी डिपेंड करता है ना। चलो, नेक्स्ट नीड है आपकी एक्सपोजिशन। नेक्स्ट नीड है आपकी एक्सपोजिशन। ये क्या होता है? टू एक्सप्लेन, इंटरप्रेट और टीच आइडियाज टू अदर्स। जब हम दूसरों को समझाते हैं, है ना, वो सारी चीज़ें एक्सपोजिशन है। ये है टोटल 27 साइकोजेनिक नीड्स, है ना, डिस्कस्ड बाय हेनरी मरे। आपको ये कम से कम एक बार तो नहीं, जितना आप कर सकते हो उतना गो थ्रू कर लेना,
एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन सी वाली है कौन सी वाली नहीं है। मैंने जो बोला अभी तक आपको कहानी समझ में आई? यस और नो? सबको समझ में आ रहा है? ये बेसिकली नीड्स है। और एक इंपॉर्टेंट नोट मैंने यहाँ लिख दिया है नीड्स के बारे में। दीज नीड्स कैन ऑपरेट कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली। उन्होंने बोला कि ये जो नीड्स जो डिस्कस की गई हैं यहाँ पर, ये कॉन्शियसली भी काम करती हैं, अनकॉन्शियसली भी काम करती हैं, है ना। अ पर्सनस पर्सनैलिटी इज शेप्ड बाय देयर यूनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड हायरार्की ऑफ दीज नीड्स। वो बोलते हैं किसी भी पर्सनालिटी, किसी भी इंडिविजुअल के पर्सनालिटी के शेप में, मतलब पर्सनालिटी बनती कैसे, डेवलप कैसे होती है, इसका यूनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है और हायरार्की होती है दीज नीड्स की। और जितनी 27 नीड है ना, किसी के अंदर ज़्यादा, किसी के अंदर कम, किसी के अंदर एक ज़्यादा है, दूसरे के अंदर ये वाली कम है। तो ये यूनिक कॉन्फ़िगरेशन है। कॉन्फ़िगरेशन का मतलब मुझे लगता है हर किसी को पता होगा। कॉन्फ़िगरेशन का मतलब हिंदी, कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है इंस्टॉलेशन। इंस्टॉलेशन होता है कि नहीं होता? अरे बोलो, सुना है कभी? यस सर। हाँ। तो हम यस सभी के सर। अंदर कुछ ना कुछ है ऐसा, तो वो यूनिक चलता है, मतलब दीज नीड्स यूनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है नीड्स का। तो नीड्स ओफन इंटरेक्ट विद सम कॉन्फ्लिक्टिंग एंड अदर सपोर्टिंग वन अनदर। वो बोलते हैं कि कुछ नीड्स ऐसी होती हैं जो आपस में इंटरेक्ट करती हैं। कैसे इंटरेक्ट करती हैं? जैसे अचीवमेंट और एफिलिएशन साथ में आ गए, हो सकता है अचीवमेंट और कॉन्ट्रियंस साथ में आ जाएं। कहने का मतलब क्या है कि जो नीड्स है ना, इंटरेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री भी करती हैं, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशनशिप भी होता है इनका। और कभी कभी अपोजिट भी इंटरेक्ट करते हैं, मतलब एक ही पर्सन दो टाइप से बिहेव कर सकता है। उसको प्यार भी चाहिए दूसरों से, मतलब एफिलिएशन भी चाहिए, और क्या बोलते हैं उसको, कॉन्ट्रियंस भी चाहिए, या फिर अवेसमेंट भी चाहिए, या फिर दूसरा कोई और। मैं जो बोल रहा हूँ वो समझ में आ रहा है? मतलब नीड्स कैसे भी इंटरेक्ट कर सकती है। कॉन्फ्लिक्ट नीड्स, कॉन्फ्लिक्टिंग नीड्स से भी इंटरेक्ट कर सकती हैं, और सपोर्टिंग नीड्स से भी वो इंटरेक्ट कर सकती है। मतलब नीड्स कैसे भी किसी से भी इंटरेक्ट कर सकती है। नीड्स के बीच में इंटरेक्शन की बात हो रही है। मैं जो बोल रहा हूँ वो समझ में आ रहा है? कहने का मतलब क्या है, एक पर्सन के अंदर सपोर्टिंग नीड्स भी हो सकती हैं, एक दूसरे से सपोर्टिंग नीड्स भी हो सकती हैं, और कॉन्फ्लिक्टिंग नीड्स भी हो सकती हैं। मैं जो बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है? देखो, कॉन्फ्लिक्टिंग नीड्स से क्या पता चलता है? एबनॉर्मलिटी पता चलती है। जब सपोर्टिंग नीड्स हो तो ऑब्वियस सी बात है, नॉर्मल है पर्सन। कॉन्फ्लिक्टिंग नीड्स हैं तो एबनॉर्मलिटी कहीं ना कहीं आपको पता चलती है। मैं जो बोल रहा हूँ वो समझ में आ रहा है आपको? यस और नो? यस। तो दे आर एक्सप्रेस इन बिहेवियर थ्रू इंटरेक्शन विद प्रेसेस। अब नीड्स दिखेंगी कैसे? क्योंकि नीड्स तो साइकोजेनिक है। ये दिखती कैसी है? ऑब्वियस सी बात है, ये नीड्स आपके बिहेवियर में आती हैं। और बिहेवियर बनता कैसे है? नीड्स और प्रेसेस के इंटरेक्शन से। देखो, नीड्स तो मैंने अच्छे से आपको समझा दिया। अब प्रेसेस क्या होते हैं ये मैं आपको समझा देता हूँ। अभी इतना आपको क्लियर है तो मुझे बताओ कि हाँ, यहाँ तक की बात तो हमको सबको क्लियर है। कोई ऐसा स्टूडेंट जिसको अभी तक की कहानी समझना आई हो? सबको क्लियर है? यस। चलो, वेरी गुड। अभी हम बात करते हैं प्रेस की। प्रेस का सीधा सा मतलब होता है एनवायरमेंटल प्रेशर, एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस। मतलब इसका एक इंडिविजुअल से कोई लेना देना नहीं है। ये तो प्रेशर है, एक्सटर्नल प्रेशर है, एनवायरमेंटल प्रेशर है, जो कि हमारी कहानी नहीं है। ये बाहरी होता है, एक्सटर्नल होता है। तो व्हाट इज प्रेस? द एक्सटर्नल कंडीशंस दैट इन्फ्लुएंस, सपोर्ट और हिंडर द एक्सप्रेशन ऑफ नीड्स। देखो, नीड्स अपने आप में कुछ नहीं है जब तक कि इन्वायरमेंटल कॉन्टेक्स्ट ना हो, या इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंस ना हो, या कॉन्टेक्स्ट ना हो। क्योंकि किसी कॉन्टेक्स्ट में ही तो वो नीड फुलफिल होती है। यस और नो? भूख लग रही है आपको और खाना नहीं है, तो मिटाओगे कैसे भूख आप? जो खाना है वो तो एक्सटर्नल है ना, और भूख है वो इंटरनल है। मैं जो बोल रहा हूँ वो समझ में आ रहा है? यस और नो? तो बिना इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंस के, बिना कॉन्टेक्स्ट के आप नीड्स को फुलफिल नहीं कर सकते।
तो जो इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस है, एनवायरमेंटल प्रेशर है या प्रेस है, वो इंटरेक्ट करता है किससे? नीड से। और जब नीड से वो इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस या प्रेस इंटरेक्ट करता है तो उससे निकल के आता है बिहेवियर। यहाँ बिहेवियर का मतलब थीमा होता है। बिहेवियर बोले तो थीमा, थीमा मतलब बेसिकली थीमा को यहाँ पर यूनिटी थीमा भी बोला जाता है। यूनिटी थीमा भी बोला जाता है। ये जो टर्म्स है आपको बहुत ध्यान से याद रखने हैं। मैं जो बोल रहा हूँ वो समझ में आ रहा है आपको? थीमा क्या होता है, यूनिटी थीमा क्या होता है, एग्जाम में देखने को मिलेगा, घबराना नहीं, अभी समझा रहा हूँ मैं आपको। यस और नो, समझ में आ रहा है कि नहीं? यस। बाकी सारे स्टूडेंट को समझ में आ रहा है कि नहीं? बोलते ही नहीं हो। समझ में आ रहा है कि नहीं सभी को? यस सर। हाँ, अभी देखो, प्रेस मैंने बता दिया था, एक्सटर्नल कंडीशन दैट इन्फ्लुएंस सपोर्ट और हिंडर द एक्सप्रेशन ऑफ नीड्स। अभी प्रेस दो टाइप के होते हैं, बहुत ध्यान से पढ़ोगे। दो टाइप के प्रेस होता है, एक होता है अल्फा प्रेस, एक होता है बीटा प्रेस। एक होता है अल्फा प्रेस, दूसरा होता है बीटा प्रेस। अल्फा प्रेस क्या होता है? एक्चुअल प्रॉपर्टीज ऑफ द एनवायरनमेंट। एक्चुअल प्रॉपर्टीज ऑफ द एनवायरनमेंट मतलब जो एक्चुअल में जो एनवायरमेंटल प्रेशर होता है वो अल्फा प्रेस होता है, मतलब ऑब्जेक्टिव रियलिटी। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको कि मैथ का टेस्ट ना टफ है ना, एक्चुअल में, क्योंकि एडवांस लेवल के क्वेश्चन पूछे गए थे उसमें। ये सबको लगेंगे कि नहीं लगेंगे? सबको लगेंगे ना। लेकिन एक बच्चा ऐसा है कि मैथ का टेस्ट उतना टफ नहीं था, उतना एडवांस लेवल का नहीं था, लेकिन उसको वो बहुत ज़्यादा एडवांस, बहुत ज़्यादा टफ लगा। जब हमको इन्वायरमेंटल जो इन्फ्लुएंसेस है उसको परसीव कैसे करते हैं, मतलब इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस या इन्वायरमेंटल प्रेशर को हम परसीव कैसे करते हैं, हमको वो इन्वायरमेंटल प्रेशर कैसे कैसे परसीव होता है, उसको बोलते हैं बीटा प्रेस। जैसा है सबके लिए वैसा है, ऑब्जेक्टिव है तो वो एक्चुअल प्रेस है। और हमको कैसा लग रहा है ना, जो सब्जेक्टिव रियलिटी है उस प्रेशर की, उस इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस की, उसको बोलते हैं बीटा प्रेस। क्या आपको अल्फा प्रेस और बीटा प्रेस में डिफरेंस समझ में आया? आया तो थम्स अप कीजिए। अल्फा प्रेस का मतलब है कि जैसा सबको लगता है वैसा ही है, ऑब्जेक्टिविटी है ना, वो अल्फा प्रेस है। लेकिन एक एक सिंपल मैथ का टेस्ट आपको टफ लग रहा है, आप ही को लग रहा है, किसी और को नहीं लग रहा, सो सब्जेक्टिव रियलिटी है, इसको बोलते हैं बीटा प्रेस। तो व्हाट इज अल्फा प्रेस? एक्चुअल प्रॉपर्टीज ऑफ द एनवायरनमेंट, एक्चुअल रियलिटी मतलब ऑब्जेक्टिव रियलिटी। बीटा प्रेस का मतलब क्या है? हाउ द इंडिविजुअल परसीव द एनवायरनमेंट, इसको बोलते हैं सब्जेक्टिव रियलिटी। तो अल्फा प्रेस और बीटा प्रेस आप सबको समझ में आ गया। एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ। एग्जाम्पल, इफ अ टीचर क्रिटिक्स अ स्टूडेंट्स वर्क, अल्फा प्रेस ऑब्जेक्टिव क्रिटिसिज्म, मतलब टीचर किसी बच्चे को क्रिटिसाइज कर रहा है तो बच्चा है ना उसको अच्छे तरीके से ले सकता है, मत उसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव क्रिटिसिज्म। ऑब्जेक्टिव क्रिटिसिज्म मतलब क्या है? यहाँ हमने टीचर की जो डांट है, जो क्रिटिसाइज उसने टीचर ने किया है, उसको हम नेगेटिव तरीके से नहीं ले रहे हैं, वो हम ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि टीचर ने कितना सच बोला है मेरे बारे में। तो वो ऑब्जेक्टिव एनालिसिस करता है, वो देखता है कि मेरे अंदर ये वाली कमियां तो हैं, तो मुझे ये सुधारने की ज़रूरत है। तो सर के बारे में मुझे ये नहीं सोचना है कि सर ने मेरी इंसल्ट कर दी, सर को मुझे जाके थैंक यू बोलना है, क्योंकि सर ने मुझे क्रिटिसाइज़ किया तो मेरी आंखें खुल गई, है ना, और मैंने अपनी कमियों पर काम किया। तो जब हम अल्फा प्रेस को पॉजिटिवली लेते, पॉजिटिवली तो नहीं लेंगे, बेसिकली ऑब्जेक्टिवली लेंगे, तो उसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव क्रिटिसिज्म। अल्फा प्रेस का ऑब्जेक्टिव क्रिटिसिज्म होता है, और बीटा प्रेस को वो स्टूडेंट ना या तो एनकरेजमेंट लेगा या इंसल्ट लेगा, मतलब ऑब्जेक्टिवली एवेल्युएट नहीं करेगा उस क्रिटिसिज्म को जो टीचर ने उसे क्रिटिसाइज किया है। तो बीटा प्रेस स्टूडेंट में परसीव इट एज एनकरेजमेंट और इंसल्ट डिपेंडिंग ऑन देयर इंटरप्रिटेशन। किसका इंटरप्रिटेशन? उस स्टूडेंट का इंटरप्रिटेशन। तो कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है, जो एक्चुअल में जो इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस होते हैं, जो ऑब्जेक्टिव रियलिटी होती है, उसको बोलते हैं अल्फा प्रेस। बीटा प्रेस मतलब होता है सब्जेक्टिव रियलिटी, मतलब ऑब्जेक्टिव रियलिटी है, उसकी सब्जेक्टिव रियलिटी क्या है, मतलब आपने इंटरप्रेट कैसे करा उस सिचुएशन को, उस इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस को, उस प्रेस को आपने कैसे इंटरप्रेट किया, जो सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन है ना, जिसकी वजह से आपको वैसा महसूस हो रहा है।
उसको बोलते हैं बीटा प्रेस। तो हमने एग्जाम्पल भी देख लिया। क्या आपको एग्जाम्पल अच्छा लगा, समझ में आया? यस और नो? सर हाँ इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे आपने मैथ्स का टेस्ट बताया था, तो ऑब्जेक्टिव है, सभी के लिए वो टफ है। तो बिल्कुल। टीचर ने ऑब्जेक्टिवली पूरी क्लास को ही बोला कि भाई स्कोर अच्छा आया या बुरा आया है हाँ अल्फा में। हाँ। तो उसमें ना तो क्रिटिसिज्म आया ना ही अप्रिसिएशन आया, तो वो न्यूट्रल में चला गया, हम्म, है ना। और दूसरा आपका बीटा में जा रहा है, तो बीटा में उस पर्टिकुलर को ही लगा और उसके बिल्कुल स्कोर कम आए, तो उसकी वो इंसल्ट ले सकता है। और अगर बहुत अच्छा आ गया स्कोर, तो वो उसको अप्रिसिएशन ले सकता बिल्कुल है, सही बात है। ऐसा। तो मतलब कहने का मतलब क्या है कि जो बीटा प्रेस है वो सब्जेक्टिव होता है, इन शॉर्ट, ऐसा ही ना? हाँ सर। नहीं मतलब मुझे ऐसा लगा तो मैंने बोला। नहीं, आपने समझाया बहुत अच्छी बात है ना। देखो मैंने समझा दिया, आपने समझा दिया, 2 बार समझा दिया हमने। तो हाँ। जो हमारे बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनको बहुत अच्छे से समझ में आ गया। तो मैंने अच्छा ही यस। बोला है ना सोनाली? हाँ सर। वेरी गुड। चलो, तो इतनी कहानी आपको क्लियर है अभी तक की प्रेस की? क्या संजय को समझ में आ गया प्रेस? अब तो सुन लिया ना सारे बच्चों ने? यस सर। हाँ, वेरी गुड। देखो यस सर। जिनको नहीं आता आता है, सबके लिए मैं बोल रहा हूँ, है ना? तो इसको है ना बीटा प्रेस नहीं लेना है, क्या लोगे इसको? अल्फा। बिल्कुल सही। अभी जो थीमा है, थीमा को यूनिटी थीमा भी बोलते हैं, ये आपको याद रखना। थीमा को हम और क्या बोलते हैं? यूनिटी थीमा। ये लिख लेना कहीं। नोटबुक आप सबके पास है कि नहीं अपनी अपनी? यस सर। तो बिल्कुल आप थीमा को यूनिटी थीमा ही बोल देना, है ना। बेसिकली सिंपल सा मतलब होता है नीड प्रेस का इंटरेक्शन। नीड मैंने समझाई दी, प्रेस मैंने समझाई दी है ना। और 2 टाइप के प्रेस होते हैं, ये भी समझा दिए। ये आपस में इंटरेक्ट कैसे कर रहे हैं, जो इनका इंटरेक्शन है ना। और इंटरेक्शन कैसा होता है? डायनामिक होता है, स्टैटिक नहीं होता। कैसा होता है? सभी लोग, डायनामिक। डायनामिक होता है। याद रखना, स्टैटिक नहीं होता, डायनामिक होता है। तो व्हाट इज थीमा? नीड प्रेस पैटर्न्स। तो अ थीमा इज अ डायनामिक इंटरेक्शन बिटवीन इंटरनल नीड्स एंड एक्सटर्नल प्रेसेस, फॉर्मिंग अ बिहेवियरल पैटर्न। जो बिहेवियरल पैटर्न है ना, उसी को थीमा बोलते हैं। इट refers to recurring combinations of motives and environmental and responses. These forms the central themes of one's personality and life narratives. देखो ये जो थर्ड पॉइंट है ना, these form the central themes of one's personality and life narrative, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। आपने देखा होगा टीएटी टेस्ट में, थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट, जो थीमेटिक टर्म है ना, जो थीमा होता है ना, जो थीमेटिक है ना, वो थीम से बना है। थीम मतलब आपकी लाइफ की कहानी। आपको लगता है कि पिक्चर जो आपके सामने है, और जो आपने जो आप उसके बारे में एक ऐसे लिख रहे हो या फिर उसकी स्टोरी बना रहे हो, आपको लगता है आप उसकी बना रहे हो। लेकिन आप उसकी लाइफ की स्टोरी, उसकी लाइफ की हिस्ट्री नहीं लिखते हो, स्टोरी नहीं लिखते हो। आप अपनी लाइफ की हिस्ट्री लिखते हो, स्टोरी लिखते हो। मतलब आपकी लाइफ की थीम पता चलती है। मैं जो बोल रहा हूँ वो समझ में आ रहा है? यस और नो? सबको समझ में आ रहा है कि नहीं? यस और नो? देखो जिन्होंने यस टीएटी सर। नहीं पढ़ा है उनको कन्फ्यूज़न हो सकती है। जिन्होंने टीएटी पढ़ा है उनको तो बहुत अच्छा महसूस हो रहा होगा, क्योंकि वही वाली सारी बातें सर हम सीख रहे हैं। टेस्ट को ही रखा है ना यहाँ पे तो। क्या बोल रहे हो संजय? सर टीएटी मतलब वो टेस्ट को बेस रखा है ना यहाँ पे। समझ नहीं आ रहा संजय, क्या बोलना चाहते हो? सर टीएटी जो पर्सनालिटी टेस्ट है वही बेस रखा है ना यहाँ पे। हाँ बिल्कुल सही बात है। मतलब जो टीएटी की हम बात कर रहे हैं, वो जो टेस्ट है ना, वो इसी थ्योरी पर बेस्ड है। संजय यही बोलना चाहते हो ना? यस सर। बिल्कुल। तो जो टीएटी जो टेस्ट आप सबने पढ़ा है, ये प्रोजेक्टिव टेस्ट, वो इसी थ्योरी पर बेस्ड है, क्योंकि वहाँ पर नीड, थीमा, प्रेस सभी की बात करते हैं। ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि हेनरी मरे उधर भी हैं, 2 लोगों ने उसको बनाया है टीएटी को, हेनरी मरे और मॉर्गन ने, है ना। चलो, तो थीम्स कैन बी कॉन्शियस और अनकॉन्शियस, एंड दे शेप हाउ इंडिविजुअल एंगेज विथ लाइफ सिचुएशंस। देखो लाइफ सिचुएशंस या लाइफ नैरेटिव से हमको पता चलता है ना, लोगों की कहानी से पता चलता है ना कि लोगों की पर्सनालिटी कैसी है। तो बेसिकली जो लाइफ की सिचुएशन है, लाइफ हिस्ट्री है, लाइफ नैरेटिव है, बेसिकली वो थीम्स ही हैं। और थीम्स बनती कैसे हैं? थीमा से बनती हैं। क्या आपको यहाँ तक की कहानी क्लियर है, थीमा तक की?
यस और नो? यस। अभी मेथड्स ऑफ स्टडिंग पर्सनालिटी इन पर्सनोलॉजी, मतलब हम पर्सनालिटी की स्टडी कैसे करें पर्सनोलॉजी में, तो कैसे कर सकते हैं हम? मरे बिलीव्ड इन मल्टी मेथड एंड इडियोग्राफिक अप्रोचेस, इन्होंने मल्टी मेथड यूज करा है और इडियोग्राफिक अप्रोच यूज करा है। देखो इडियोग्राफिक अप्रोच मैं बार बार क्यों बोल रहा हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हर एक इंसान की लाइफ की हिस्ट्री अलग होती है कि नहीं होती? हम सब अलग अलग है कि नहीं? हमारी लाइफ की हिस्ट्री अलग अलग है कि नहीं? तो हम कंपेयर कैसे कर सकते हैं एक दूसरे को? और आप देखते हो जब टीएटी किसी पर लगाते हो ना, तो चार लोगों को बिठाते तो नहीं हो, चार लोगों को बिठा के, अब वो चार लोग है ना, चार लोगों को एक साथ बिठाते हो क्या आप? इंडिविजुअल करते हो ना, 1 to 1 करते हो क्या नहीं? यस और नो? यस सर। क्योंकि एक इंडिविजुअल को दूसरे इंडिविजुअल से कंपेयर किया नहीं जा सकता है, जब कर नहीं सकते हैं तो फिर हम करेंगे क्यों? तो इडियोग्राफिक अप्रोच फॉलो कर रहा है, ही एडवोकेटेड कलेक्टिंग रिच केस हिस्ट्रीज। तो आप बोल रहे हो कि आपको किसी की पर्सनालिटी के बारे में जानना है तो आपको उसकी केस हिस्ट्री पता होना चाहिए। तो दो, इन्होंने कितने मेथड यूज करे हैं? दो बेसिकली डिस्कस किए गए। पहला है लाइफ हिस्ट्री, इसको केस स्टडी मेथड भी बोलते हैं। तो कलेक्शन ऑफ डिटेल इंफॉर्मेशन अबाउट अ पर्सन पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर गोल्स, यूज ऑफ ऑटोबायोग्राफीज, इंटरव्यूज, ऑब्जर्वेशन डायरीज, ड्रीम रिपोर्ट्स। तो ऐसा करके हम किसी की पर्सनालिटी के बारे में जान सकते हैं, ऐसा पर्सनोलॉजी का एक मेथड बताता है। क्या आपको ये समझ में आया लाइव हिस्ट्री या फिर केस स्टडी मेथड क्या होता है? क्या क्लियर है आपको? अरे बोल दो, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी हमने कंप्लीट कर ली है। ठीक है। यस। हाँ। तो यस। फिर अभी नेक्स्ट आपके थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट, जिसके बारे में हमने बहुत बार डिस्कस कर लिया, बार बार इसी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो दूसरा मेथड ये है, तो डेवलप्ड बाय मरे एंड क्रिस्टीनिया मॉर्गन। तो मॉर्गन याद रखना है और मरे याद रखना। तो प्रोजेक्टिव टेस्ट होता है आपका टीएटी, इंडिविजुअल आर शोन एम्बिगुअस पिक्चर्स एंड आस्क्ड टू टेल अ स्टोरी। ये प्रोजेक्टिव टेस्ट है, टीएटी है। देयर स्टोरीज रिवील अंडरलाइंग नीड्स, है ना, उनकी स्टोरी से क्या पता चलता है कि उनकी नीड्स क्या है, उनके फियर्स क्या है, कॉन्फ्लिक्ट्स क्या है, थीम्स क्या है, वो सारा कुछ हमको पता चलता है। टीएटी का एनालिसिस कैसे करते हैं हम? तो डोमिनेंट नीड्स हम पहले पहचान लेते हैं। डोमिनेंट नीड्स फॉर एग्जांपल के लिए नीड फॉर अफिलिएशन हो गया, नीड फॉर अचीवमेंट हो गया, ये डोमिनेंट नीड्स हम देख लेते हैं। प्रेसेस देख लेते हैं, प्रेसेस को हम देख लेते हैं। प्रेसेस हमारा अपने क्रिटिसिज्म हो गया, रिजेक्शन हो जाएगा, है ना, क्योंकि क्रिटिसिज्म दूसरे लोग करते हैं, रिजेक्शन भी दूसरे लोग करते हैं, तो वो भी तो वो भी प्रेस है कि नहीं? बेसिकली वो बीटा प्रेस है कि नहीं? यस और नो? यस। तो और रिकरेंट थीम्स हो गई। रिकरेंट थीम्स मतलब टीएटी में आप देखते हो कैसी थीम्स निकल के आती हैं, लॉस की, रिवेंज की, स्ट्रगल की, ये सारी चीज़ें आपको निकल के आती है। एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, तो ऐसे करके हम एनालिसिस कर सकते हैं टीईटी के हेल्प से। और पर्सनोलॉजी थ्योरी का एप्लीकेशन आपको हर जगह देखने को मिलता है। क्लिनिकल साइकोलॉजी में तो मिलता ही है, साइकोथेरेपी में भी मिलता है, पर्सनालिटी असेसमेंट में भी मिलता है, मोटिवेशन स्टडीज़ में तो मिलेगा ही, क्योंकि नीड फॉर अचीवमेंट, नीड फॉर पावर, नीड फॉर अफिलिएशन। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया कि ये जो थ्योरी है वो मोटिवेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम इसको स्टडी करते हैं। और नैरेटिव साइकोलॉजी, देखो नैरेटिव साइकोलॉजी क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हम टीएटी की बात कर रहे हैं, और टीएटी एक बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है जो कि इसी थ्योरी पर बेस्ड है। और टीएटी में और कुछ नहीं है, नरेशन ही तो है, और वो नरेशन से हम पर्सनैलिटी के बारे में बताते हैं, थीम्स के बारे में बताते हैं। तो नैरेटिव साइकोलॉजी क्या होती है? इन्फ्लुएंस और नैरेटिव आइडेंटिटी एंड लाइफ स्टडीज, कि हम बात दूसरे ही कर रहे हैं लेकिन होती हमारी कहानी है वो। क्या आपको एप्लीकेशन समझ में आया पर्सनोलॉजी का? यस और नो? यस। यस। अभी कंट्रीब्यूशन ऑफ मरेज पर्सनोलॉजी, तो pioneered motivational analysis of personality, emphasize unconscious motives before it became mainstream in cognitive psychology, developed by systematic taxonomy of needs, introduced thema, prefiguring narrative and life story psychology, provided a basis of projective testing in clinical psychology, inspired, इन्होंने इंस्पायर्ड किया डेविड मैकलीलैंड को, रिसर्च एंड एमबी अचीवमेंट मोटिवेशन, जिसके बारे में मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपको, याद आ रहा है कि नहीं? यस और नो? यस सर। ठीक है। तो एम्फेसाइज द एनवायरमेंटल मैटर्स इन शेपिंग पर्सनालिटी, मतलब उन्होंने प्रेस के बारे में बताया। देखो कितना इंपॉर्टेंट ये पर्सन है कि इन्होंने इतना अच्छा प्रेस का कॉन्सेप्ट डेवलप किया। इससे पहले किसी ने प्रेस के बारे में बताया ही नहीं कि अल्फा प्रेस, बीटा प्रेस। तो क्रिटिक्स, इसका क्रिटिसिज्म भी हुआ है। क्रिटिसिज्म क्या है? लैक ऑफ एम्पिरिकल टेस्टिंग, वो बोलते हैं कि इसकी, मतलब कुछ साइकोलॉजिस्ट बोलते हैं। तो इसका क्रिटिसिज्म आप लोग 1 मिनट में पढ़ लो, विद इन अ मिनट। फिर ये पढ़ने के बाद आपको कंपैरिजन पढ़ना है 1 मिनट में, पहले ये पढ़ लो क्रिटिसिज्म।
उतना इम्पोर्टेंट नहीं है क्रिटिसिज्म, लेकिन फिर भी पढ़ लो। ये और पढ़ लो बस। कंपैरिजन, पर्सनल लॉजी का ट्रेड थ्योरी से कंपैरिजन पढ़ लो जल्दी से। देखो मैं पढ़ाऊंगा नहीं क्योंकि मैंने सारा कुछ बता ही दिया है, पढ़ लो 1 मिनट में।